सो वेलकम आईएपियंस एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन है वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन किसे कहते हैं, हम साइन कन्वेंशन किस तरह से लेंगे, ये सभी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। सो वर्क डन किसे कहते हैं, तो देखो द फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transferred due to other than temperature difference and also without exchange of mass तो एक तो मास है वो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क डन। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसके एग्जांपल से हम समझते हैं। इसमें कोई गैस फिल किया गया है, अब इसकी हाइट है h, अब उसको डिस्प्लेस किया जाता है dh हाइट में। तो dh है वो स्मॉल एलिमेंट है, तो हमें पता है देखो कि वर्क डन dw इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा वर्क, टोटल जो वर्क है वो हमें मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो F डॉट DH। अब ये जो देखो यहाँ पे ये जो वर्क हमारा है उसको हमें प्रेशर के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, देखो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं। सो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन P और A इंटू DH। तो A इंटू DH है, इसका मतलब है क्या, एक वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा dV। तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। सो वर्क डन है, इसका ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन P डॉट DV। क्लियर, ओके। अब हमें यहाँ से आगे बात करते हैं और बात करेंगे हम एक्सटर्नल वर्क डन की और इंटरनल वर्क डन की। एक्सटर्नल वर्क डन किसे कहते हैं, देखो एक्सटर्नल वर्क डन की डेफिनेशन हम लेते हैं तो डेल्टा W मीन्स P dV, ओके। या तो dW इक्वल टू P dV, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो ये एक्सटर्नल वर्क डन है वो कहाँ से आता है, वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ओके। इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ओके। तो इसको एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं, क्लियर। और इंटरनल वर्क डन है, इंटरनल वर्क डन ये किसे कहते हैं, देखो इंटरेक्शन होगी लेकिन सिस्टम की नहीं होगी, सिस्टम के अंदर होगी, ओके। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के ही पार्ट में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो उसी को क्या कहेंगे, इंटरनल वर्क डन UP, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। तो अब
हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। ओके, तो साइन कन्वेंशन किस तरह से लिया जाता है वो देखते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन तो पहले यहाँ पे एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में, या तो आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन और केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन, इन दोनों में कंप्लीटली ऑपोजिट साइन कन्वेंशन होता है। तो हम सिर्फ हमारा ही याद रखेंगे फिजिक्स या तो इंजीनियरिंग का साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम क्या करेंगे, पॉजिटिव। ओके, और वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हम लेंगे नेगेटिव। क्लियर? तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। क्लियर? तो देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल मैं बात बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक पिस्टन है कि ये पिस्टन है और ये पिस्टन को यहाँ पे गैस जो फिलअप किया गया है उसके ऊपर प्रेस किया। तो प्रेस किसने किया? आपने। तो सिस्टम के ऊपर आपने वर्क किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो आपको ये वर्क डन है नेगेटिव लेना होगा, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं और या तो यहाँ पे टेम्परेचर आप देते हैं तो टेम्परेचर की वजह से इसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा और ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड साइड लिफ्ट हो जाएगा। तो वो सिस्टम ने वर्क किया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ये वर्क डन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देखो, हमें एक और पता है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक, ओके, साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में आप जाएंगे तो एक साइकिल बन जाएगा पूरा का पूरा क्लोज लूप। तो देखो, पहले तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियली ये पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं सपोज इस तरह से प्रोसेस हो रही है। एक साइड एरो है, यहाँ पे एरो है और इस साइड एरो है, तो ये प्रोसेस साइक्लिक है। लेकिन अगर इस तरह से प्रोसेस है कि देखो सेम प्रोसेस है, एक साइड एरो है और इस साइड एरो है, इस साइड एरो है, तो ये प्रोसेस साइक्लिक नहीं है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ये स्टेट बन रहा है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है, वो यहाँ पे डिफरेंट है, पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। तो अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन P dV, ये हमारा वर्क डन मिल जाएगा। तो अब हमें पता है कि देखो, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हम एरिया अंडर द कर्व मेजर करते हैं। तो ये है हमारा PV, और PV डायग्राम में ये जो सपोज हमारा ये जो एरिया है, ओके, तो एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV डायग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो,
इनिशियल टू फाइनल, और ये पी डी वी, इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग है ये। तो वर्क डन अगर आपको पीवी डायग्राम से निकालना है तो ये एरिया अंडर कर्व आप मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? ओके। और यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे ये जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, मतलब कि फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये जो कनेक्टिंग पाथ है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ कनेक्टिंग दिस स्टेट्स। तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे अगर डिपेंड रहता तो वर्क डन है वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होता। लेकिन यहाँ पे पाथ पे भी डिपेंड है तो वर्क डन है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। क्या है? पाथ फंक्शन है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है। देखो अभी भी यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें सपोज यहाँ पे हम इस तरह से एक प्रोसेस है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर से वापस इनिशियल स्टेज पे आ रहा है। क्लियर? ओके। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन पी डी वी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले देखो ये सपोज इनिशियल है और यहाँ पे इसको ए पोजीशन कह देते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन होगा आई टू ए पी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ए टू आई और यहाँ पे भी पी डी वी। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियल इज लेस देन फाइनल, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको अगर W1 कहते हैं, इसको W2 कहते हैं, तो हमारा जो टोटल वर्क होगा ये W1 प्लस ये माइनस W2 हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो ये वर्क है वो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, ये जो क्लॉकवाइज अगर है साइकिल, तो इसमें W1 माइनस W2 हमें मिल जाएगा। ओके। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ वर्क डन ट्रेस्ड क्लॉकवाइज, देखो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही है। इफ वर्क डन ट्रेस्ड क्लॉकवाइज इन साइक्लिक प्रोसेस, then it is always positive and work done by system, क्योंकि देखो हमने सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसी को ही पॉजिटिव लिया है। क्लियर? ओके। और इससे ऑपोजिट कि इफ वर्क डन ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा और ऑन द सिस्टम होगा। क्लियर? सिस्टम के ऊपर होगा।
तो ये आपको याद रखना है। और इसको यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो जब हम एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो देखो यहाँ पे जो पहला हमारा एरिया अंडर द कर्व अगर इस तरह से हमें लेना है तो ये जो वर्क है W1, ओके, ये ज़्यादा है और ये W2 है उसको हम रेड लाइन से शो करते हैं, तो ये W2, तो ये कम है, तो हमारा ये पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से अगर है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम W2 पहले हमारा इनिशियल टू फाइनल, हम जा रहे हैं इनिशियल टू ए पोजीशन, ए टू इनिशियल, तो W2 है वो इस तरह होगा। देखो W2 माइनस W1 आ जाएगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप ग्राफ में से ही समझ सकते हैं। ये है हमारा PV डायग्राम। तो PV डायग्राम है तभी ही आपको वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ले सकते हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट की। देखो लेटेंट हीट L। तो देखो लेटेंट हीट है वो उसको डिफाइन किया जाता है डेल्टा Q इक्वल टू dQ भी लिख सकते हैं, ओके, dQ इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। इस तरह से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर का। तो देखो इसको डिफाइन करते हैं हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम of a material, 1 gram of material from one phase to another phase at constant टेम्परेचर। okay? इसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट, और इसका यूनिट है कैलोरी पर ग्राम या तो किलो कैलोरी पर केजी। देखो यहाँ पे एक वाटर है, सपोज यहाँ पे वाटर है वो बॉईल हो रहा है, तो लेटेंट हीट किसे कहते हैं? ये वाटर है उसको उसके 1 ग्राम को हमें उसको 1 ग्राम को अगर वाटर वेपर में हमें कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को या हीट ट्रांसफर को ही हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। क्लियर? देखो अब ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और सिस्टम एंड सराउंडिंग पे बात करते हैं। देखो सिस्टम एंड सराउंडिंग, देखो एक हमारा सिस्टम होता है जिस पे हमें फोकस करना होता है, और सिस्टम के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर होता है तो ये दोनों मिला के क्या करता है? एक यूनिवर्स क्रिएट करता है हमारे लिए, यूनिवर्स के। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम है वो किसे कहते हैं? सिस्टम, हमारे लिए सिस्टम क्या होगा?
any portion of matter or universe, okay, portion of matter or universe in which observer is interested. तो observer is interested सिस्टम में होगा। तो सिस्टम हमारे लिए ये होगा कि पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, ओके, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स जिसमें सिस्टम होगा और उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर बचेगा उसी को क्या कहेंगे, सराउंडिंग। तो देखो सराउंडिंग की अगर डेफिनेशन है वो क्या है कि पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट इज एक्सटीरियर द सिस्टम, ओके, सिस्टम के अलावा जो भी पोर्शन यहाँ पे रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। एंड इट इन्फ्लुएंस द सिस्टम। सिस्टम है उसमें ये कुछ भी कर सकता है, मतलब कि सिस्टम है उसका नेचर है वो थोड़ा उसके सराउंडिंग पे भी डिपेंड रहता है। और सिस्टम एंड सराउंडिंग है ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, यूनिवर्स बनाता है। ओके, तो देखो ये अगर ये एक यूनिवर्स है, इसका एक छोटा सा पार्ट है वो हमारा सिस्टम है, तो ये है वो हम सराउंडिंग कह सकते हैं। तो सराउंडिंग है उसकी इफेक्ट यहाँ पे सिस्टम पे होगी। तो देखो सिस्टम है उसके डिफरेंट टाइप्स हम लिखते हैं। देखो पहला टाइप हम लिखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम यानी कि देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन में सिर्फ बोल देता हूँ कि सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज, एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज टू सराउंडिंग। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, देखो सिस्टम की वॉल है, नेचर ऑफ वॉल ऑफ सिस्टम क्या होगा, देखो वॉल है एक तो परमिएबल होगी, परमिएबल मतलब कि मैटर है उसको यहाँ पे परमिशन होगी जाने की, तो परमिएबल होगी, और एनर्जी है उसको कंडक्ट कर देगी, तो ये परमिएबल एंड कंडक्टिंग। ओपन सिस्टम के लिए वॉल का नेचर। अब क्लोज्ड सिस्टम, तो देखो क्लोज सिस्टम है ना, उसमें एनर्जी के लिए वो कंडक्ट कर देगा, एनर्जी है उसका ट्रांसफर पॉसिबल होगा, लेकिन मैटर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। एनर्जी अलाउड एंड मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा वॉल का, नेचर ऑफ वॉल, एक तो एनर्जी अलाउ है, मतलब कि एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी है वो दे सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये क्लोज सिस्टम में। तो एनर्जी है उसके लिए क्या होगा, देखो ये वॉल है वो कंडक्टिंग होगी, लेकिन मैटर को यहाँ पे जाने नहीं देगी, तो ये नॉन परमिएबल या इम्परमिएबल कहते हैं इसे, इम्परमिएबल। तो ये नेचर ऑफ वॉल भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभी कि सिस्टम है क्लोज है तो उसकी वॉल का नेचर कैसा होगा। और अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म। ओके, मतलब दोनों में से कोई भी अलाउड ही नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, एनर्जी एंड मैटर
दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी और इम्परमिएबल होगी। ओके, तो ये जो सेपरेटिंग वॉल है उसका नेचर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब नेचर ऑफ वॉल मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है। तो सिस्टम है, उसको उसके सराउंडिंग से ये वॉल है वो किस तरह से सेपरेट करती है, ये हमारी वॉल है। क्लियर? तो अब देखो इक्विलिब्रियम है, उसके टाइप्स होते हैं। देखो इक्विलिब्रियम ओके, इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो देखो, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन सिस्टम इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज independent of time, then system is called in equilibrium. क्लियर? अब देखो ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम होते हैं। लाइक देखो मैकेनिकल है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें क्या होगा कि सिस्टम है उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, मैकेनिकल फोर्स, उसको वो सिस्टम का जो फोर्स है और सराउंडिंग का फोर्स है वो दोनों सेम होगा। सो इफ देयर इज नो बैलेंस फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग देन सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो यहां पे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम है, देखो यहाँ किस तरह से बात हो रही है कि यहाँ पे एक बॉल है, उस पे इस साइड से फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स है वो सेम है। तो क्या होगा कि ये बॉल है एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब दूसरी बात आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो मैकेनिकल में मैकेनिकल फोर्स था, तो थर्मल है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो देखो इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल, थर्मल एंड उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस or you can say that gradient among different part of system and between the system and surrounding then it is called in chemical equilibrium। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं वो देखते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम
अगर सिस्टम है आपकी वो मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल, ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगी, तभी ही ये देखो ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगी, तभी ही इसको क्या कहेंगे हम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम है। सो व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं हम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, इंटेंसिव वेरिएबल्स और इसकी डेफिनेशन। और ये जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन कभी कभी आपको ये याद नहीं है कि एक्सटेंसिव किसे कहते हैं, इंटेंसिव किसे कहते हैं, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टेट एंड नॉन स्टेट फंक्शन या तो पाथ फंक्शन जिसे, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे। बेसिक डेफिनेशन तो मैंने स्टेट एंड पाथ फंक्शन की दे दी है। स्टेट और नॉन स्टेट फंक्शंस या तो पाथ फंक्शन, और इक्विपार्टीशन थियरम है उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। तो ये सभी है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज एस्पेक्ट टू जीसेट। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।